हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने विद्यालय श्री राम गोपाल गाड़ोदिया आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में। आज हम आपके लिए जो चैप्टर है वो 9 चैप्टर अपना जो चल रहा है उसमें जो 9 चैप्टर है अपना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो हम चैप्टर पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसकी आज स्टडी करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है उसके बारे में हम पूरी डिटेल से देखने वाले हैं। तो देखें, ये चैप्टर वैसे मैं क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ, फिर भी इसका थोड़ा सा ब्रीफ लेकर मैं आज आपको CFT समझाऊंगा। तो देखें, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होती है, तो हम कहते हैं कि ये विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम कहते हैं मेटल और लिगेंड के मध्य बनने वाले बंधों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उन बंधों को हम उपसहसंयोगी कहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मेटल है, अगर किसी 4 लिगेंड से अगर कोई घिरा हुआ है तो मतलब ये मेटल है और ये मैंने 4 लिगेंड बना रखे। देखें, ये 4 लिगेंड है। लिगेंड इन मेटल को क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन अपने किसको दे रहा है, मेटल को दे रहा है। और मेटल क्या होती है, मेटल हम कहते हैं अधिकांश केसों में आपने देखा होगा मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, लेकिन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो मेटल होती है, धातु होती है, वो बंध की मतलब जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। तो मतलब मेटल के पास क्या होने चाहिए, इम्पटी ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल, ठीक है। और ये जो खाली ऑर्बिटल है होनी चाहिए, साथ साथ में इनकी एनर्जी भी हम कहते हैं कि लो होनी चाहिए ताकि आसानी से ले सके। साथ साथ में जो मेटल है वो डी और एफ ब्लॉक की होनी चाहिए। डी और किसकी होनी चाहिए, एफ ब्लॉक की। मुख्यतः ये धातुएं होती है जो क्या बनाती है, उपसहसंयोजक यौगिक को बनाती है। तो हमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं कि हम कहते हैं जिसमें मेटल और लिगेंड के मध्य ये बनने वाला जो बंध है, कौन सा बंध है ये बेटा, उपसहसंयोजक बंध है। उपसहसंयोजक बंध किसे कहते हैं, जिसमें दोनों के दोनों सांझे के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही लिगेंड के द्वारा या दाता परमाणु के द्वारा दिए जाते हैं, उस बंध को हम उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। तो इस उपसहसंयोजक बंध में दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं बेटा, लिगेंड के। तो ये किसको देता है, मेटल के खाली ऑर्बिटल में। तो ये वाला बंध क्या कहलाता है, उपसहसंयोजक बंध कहलाता है। तो उपसहसंयोजक बंध कहाँ से आया, उपसहसंयोजक बंध कैसे इसको 1 बाय 1 ब्रीफ करें, तो इसको मैं शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ से इसको पढ़ा जाता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है उनमें किसका अध्ययन किया जाएगा, उपसहसंयोजक बंधों का अध्ययन किया जाएगा। उपसहसंयोजक बंध किसे कहेंगे, जिसमें दाता परमाणु के द्वारा बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही दाता परमाणु के द्वारा दिए जाएंगे और ग्रहण कौन करेगा, इसे मेटल ग्रहण करेगा। उस बंध को हम कौन सा बंध कह के आएंगे, उपसहसंयोजक बंध कह के आएंगे। तो देखो, उपसहसंयोजक बंध हम जब पढ़ने जाए तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, मैं वहाँ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो देखें, सबसे पहले उपसहसंयोजक बंध होते क्या है, इन्हें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले नाम पढ़ा जाता है योगात्मक यौगिक, एडिशन कंपाउंड। योगात्मक यौगिक, योगात्मक यौगिक क्या होते हैं बेटा, इसे समझते हैं। सबसे पहले देखिए, हम कहते हैं जैसे अगर मैं कंपाउंड लेता हूं K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट, या मैं लिखूं प्लस 20S2, ये हमारे पास 3 यौगिक है। इन तीनों यौगिकों को जब मैं क्या करता हूं, मिश्रित करूंगा, तो मेरे पास एक नया स्टोइकोमेट्रिक में एक कंपाउंड प्राप्त होगा जिसको हम बोलेंगे K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24S2। तो इसको हम किसके नाम से जानते हैं, पोटास एलम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा, पोटास एलम। तो देखिए क्या हुआ, योगात्मक में क्या हुआ, हम कहते हैं 2 या 2 से अधिक यौगिक होते हैं, वो आपस में मिलकर या मिश्रित होकर एक नया स्टोइकोमेट्रिक वाला यौगिक प्राप्त करेंगे। तो उस नए स्टोइकोमेट्रिक वाले यौगिक को हम क्या कहते हैं, योगात्मक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, योगात्मक। योगात्मक का अर्थ हो गया जुड़ना, योगात्मक अर्थ क्या हो गया, जुड़ना। तो यहाँ पे इन K2SO4 और Al2SO4 का होल थ्राइस और 24S2 के जो मॉलिक्यूल्स है ये आपस में क्या हो गए, जुड़ गए और एक हमें नया यौगिक प्राप्त हो गया, उसका नाम है पोटास एलम। तो
देखें योगात्म योगी की परिभाषा हमने कह दिया, 2 या 2 से अधिक यौगिक होते हैं, वो हम कहते हैं एक निश्चित अनुपात में मिलकर एक नई स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक का निर्माण करते हैं, उसको हम कहते हैं योगात्म यौगिक। अब योगात्म यौगिक हम कहते हैं कि मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। योगात्म यौगिक के टाइप्स कितने हैं बेटा? इसके टाइप्स हैं 2। एक होता है डबल सोल्ट, जिसको हम द्विक लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विक लवण। एक होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसको संकुल यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? संकुल यौगिक। तो देखें, सबसे पहले हम देखेंगे द्विक लवण क्या है। तो द्विक लवण हम पढ़ेंगे तो द्विक लवण क्या होता है? हम कहते हैं ऐसे यौगिक जिन्हें हम जल में डालते हैं तो वो आयनित हो जाते हैं, अर्थात मैं कह दूं वो अपनी पहचान को क्या कर देते हैं? खो देते हैं। तो ऐसे यौगिकों को हम द्विक लवण कहते हैं। जैसे मैं इसी पोटासियम का या इसका फॉर्मूला लेता हूं, देखें वापस पोटासियम का K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। अगर इसको मैंने जल में डाल दिया, इसको मैं क्या किया, मैंने जल में डाल दिया, तो ये वापस आयनों के रूप में क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। 2 पोटेशियम के अणु, सल्फेट अणु 4 हो जाएंगे अपने पास, क्योंकि 3 और 4। एल्यूमिनियम आयन अलग हो जाएंगे, प्लस यहाँ लिख रहा हूँ मैं एल्यूमिनियम प्लस 3, यहाँ एल्यूमिनियम आयन कितने हैं? 2 और 24H2। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पोटेशियम, सल्फेट, एल्यूमिनियम और जल, इन सभी के आप देख रहे हैं कि आयन अलग हो जाते हैं। मतलब इनको जल में डालने पर ये किसके फॉर्म में चेंज हो जाएंगे? आयन के फॉर्म में अलग हो जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें हम पोटासियम में पोटेशियम का टेस्ट कर सकते हैं, सल्फेट आयनों का टेस्ट कर सकते हैं, एल्यूमिनियम आयन का टेस्ट कर सकते हैं। तो ये अपनी पहचान, मतलब ये एक पूरा संकुल यौगिक था। हम ही कहेंगे एक योगात्मक यौगिक था। इसको जैसे हमने जल में डालते ही ये क्या हो गया? आयनों के रूप में विभक्त हो गया। आयनों के रूप में विभक्त हो गया मतलब ये अपने आयनों के रूप में टूट गया। टूटेगा तो हम कहते हैं ये अपनी पहचान को खो दिया। देखो ये पूरा अणु अलग अलग आयनों के रूप में टूट गया, तो हम कहेंगे ये अपनी पहचान को खो देता है। तो पहचान को खो देता है, उन लवणों को हम क्या कहते हैं? द्विक लवण। लेकिन हम कहते हैं संकुल यौगिक किसे कहते हैं? हम कहेंगे वो यौगिक जिन्हें जल में डालने पर आयनों के रूप में टूटेगा नहीं, या मैं कह दूं वो अपनी पहचान को नहीं खोते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं बेटा? संकुल यौगिक कहलाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए कहता हूं, देखें ध्यान से, यहां पे कोई कंपाउंड ले लेता हूं K4 FeCN का होल 6। ये अगर इसको मैं जल में डालूं, क्या करूं मैं? जल में डालूंगा तो यहाँ ये तो आयनिक स्पेयर होता है वो तो अलग हो जाएगा, साथ में ये जो FeCN का होल 6 -4 आयन के रूप में, मतलब ये वाला जो है जिसको हम क्या बोलते हैं? समन्वय मंडल है, ये हम कहेंगे ये आयनों के फॉर्म में नहीं टूटेगा। ये सिंगल एंटाइटी के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है? सिंगल एंटाइटी के रूप में रहता है। ये अलग नहीं होता, मतलब इसमें Fe और साइनाइड का हम टेस्ट नहीं कर सकते। Fe और साइनाइड का हम टेस्ट नहीं कर सकते। Fe का परीक्षण नहीं होगा और साइनाइड का परीक्षण नहीं होगा। सिर्फ ये जो आयन है वो आयन के रूप में टूट जाएगा। लेकिन हम कहेंगे ये जो है FeCN4-6, ये अपनी आइडेंटिटी को लॉस्ट नहीं करता। ये अपनी आइडेंटिटी को लॉस्ट नहीं करता, मतलब ये अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोता। इसीलिए हम कहते हैं संकुल यौगिक वो होते हैं जिसे जल में डालते हैं तो वो आयनों के रूप में नहीं टूटता, वो एक सिंगल एंटाइटी के रूप में रहता है, मतलब एकल अवस्था में रहता है। उसे जल में डालने पर हम उनको आयनों के रूप में नहीं तोड़ सकते, तो वो यौगिक क्या कहलाते हैं बेटा? संकुल यौगिक कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स यौगिक कहलाते हैं। इसको हम समन्वय यौगिक भी कहते हैं। तो देखिए ये था योगात्म यौगिक। योगात्म यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? द्विक लवण और संकुल यौगिक। ये चीजें हमने पढ़ी योगात्म यौगिक के अंदर। अब हम जस्ट बात करेंगे उपसंयोजक यौगिक क्या है। संकुल यौगिक कोई हम क्या कहते हैं? यहां पे मैं लिख रहा हूं कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड है, जिसको हमने क्या कहा था? संकुल यौगिक, जो अपनी आइडेंटिटी को खोते नहीं है। संकुल यौगिक ही क्या होते हैं?
संकुल यौगिकों को ही हम उपसहसंयोजक यौगिकों के नाम से जानते हैं। उपसहसंयोजक यौगिकों के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं बेटा? क्योंकि हम कहते हैं उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोते हैं जल में डालने के बाद। तो हम जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं कह सकता हूँ, और भी एग्जाम्पल लूँ तो NiCN का होल 4 ये -2, ऐसे मैंने कोई कंपाउंड लिया तो हम कहेंगे कि ये वाला जो है NiCN4 इसमें निकल धातु है, साइनाइड यहाँ पे लिगेंड है, तो ये किस फॉर्म में रहेगा? देखें ये निकल है, यहाँ पे 4 साइनाइड है। साइनाइड लिगेंड होते हैं बेटा, लिगेंड की बात हम आगे करेंगे। लिगेंड क्या होते हैं मैं आपको सिर्फ शॉर्ट रूप में बता देता हूँ। लिगेंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं। इसमें कार्बन है वो अपनी लोन पेयर किसको देता है? निकल को। मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म निकल को शेयर करेगा और एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर का क्या करता है? ये निर्माण करता है। ठीक है, तो ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर का निर्माण तो करेगा। तो ये निकल है, निकल इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है? ग्रहण कर रही है। कहाँ ग्रहण कर रही है? अपने खाली ऑर्बिटल में। कहाँ ग्रहण कर रही है? खाली ऑर्बिटल में। खाली ऑर्बिटल में क्या कर रही है? ग्रहण कर रही है। साइनाइड का इलेक्ट्रॉन दाता है, तो हम कहेंगे इस प्रकार से हमारे क्या बनता है? उपसहसंयोजक यौगिक बनता है। और ये वाला जो बंध है ना, साइनाइड और मेटल के बंध है, इस वाले बंध को हम किस नाम से जानते हैं? उपसहसंयोजक बंध के नाम से जानते हैं। इस बंध में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं बेटा? इस कार्बन के हैं। इस निकल का कोई योगदान इसमें नहीं है, निकल का बस खाली ऑर्बिटल है। तो मैंने इस आपको वीडियो में बताया कि उपसहसंयोजक यौगिक कहते किसे हैं और उपसहसंयोजक यौगिक के प्रकार, मतलब कोऑर्डिनेशन यौगिक पढ़ते हैं तो इससे पहले हमें टॉपिक पढ़ना पड़ता है योगात्मक, और योगात्मक यौगिक होते क्या है ये मैंने आपको चीज़ समझाई है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि लिगेंड्स क्या होते हैं, इनके प्रकार क्या है, सभी हम डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।